हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म नया चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने अभी दो कॉन्सेप्ट कर लिए थे थ्योरी के, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सीखा और दूसरा हमने सीखा मोड ऑफ डिसोल्यूशन, क्या क्या वजह से डिसोल्यूशन होता है। आज की क्लास के अंदर थ्योरी क्लास है, पर इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहेगा, थोड़ा मजा आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो इसका कहीं ना कहीं थ्योरी का इम्पैक्ट प्रैक्टिकल में पड़ेगा। सबसे पहले सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहते हैं। ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ना काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा ये है कि हमें थर्ड करना है, हमें फोर्थ करना है और हमें फिफ्थ करना है, और नेक्स्ट क्लास से हमें प्रैक्टिकल चालू कर देना है। जैसे मैंने आपको कहा था, दो क्लास मेरी थ्योरी की कम से कम चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भैया डिफरेंस हेडिंग डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और फर्म में क्या डिफरेंस होता है? मैंने कहा था फर्म एक बिजनेस होता है, पर पार्टनरशिप उनका पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा ठीक है सर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो समझ लीजिए स्पीड में देखकर, पर मैं कहूंगा लिखोगे तो वो दिमाग में ज्यादा जाता है। जब इतने टाइम से शुरुआत से नोट बनाते हुए आ रहे हो तो ये भी सही। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, लिखना यहां पर सर पहला पॉइंट लिखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म। क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप एंड ऑफ द पार्टनर्स रिलेशनशिप। नहीं नहीं, एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, ऐसे लिखो, एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म का क्लोजर है, और जब फर्म क्लोज होती है तो पार्टनर्स के बीच में जितने भी रिलेशन है, अमंग ऑल पार्टनर, जितने बीच सारे पार्टनर के बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वो भी क्लोज हो जाता है, उसका भी एंड हो जाता है। अगर फर्म क्लोज होगी तो पार्टनरशिप डीड भी सभी पार्टनर के बीच की खत्म हो जाएगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी खत्म होगी, फर्म चलती रहेगी। इसका मतलब इट मीन, अगर हम कह रहे हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, इसका मतलब चेंज कर रहे हैं पार्टनरशिप, डील का चेंज कर रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व नहीं कर रहे। पार्टनरशिप पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड में, रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर में चेंजमेंट ला रहे हैं। ठीक है, इट मीन चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप, चेंज इन द, इट मीन चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, कंटिन्यू इट्स बिजनेस।
तो पहला पॉइंट है सर, पहला ही है इन दोनों में। पहला पॉइंट क्या है, देखो पहले पॉइंट में लिखा है कि फर्म का डिसोल्यूशन होने का मतलब है अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप के बीच में होने वाला रिलेशन भी खत्म हो जाता है। बट अगर पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप डीड खत्म होती है और नहीं बनती है, पार्टनरशिप डीड खत्म होगी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी खत्म होगी। पार्टनरशिप डीड खत्म होगी नहीं बन जाएगी, फर्म ऐसी चलती रहेगी। पहला पॉइंट भाई ये था। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस लिखेंगे ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आइदर वॉलेंट्री, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आइदर वॉलेंट्री बाय द पार्टनर, either voluntary by the partner, second compulsory, और थर्ड ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नोटिस वगैरह भी इंक्लूड हो सकता है, वॉलंटरी में आ जाता है वो तो, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसा हो सकता है, फर्म का डिसोल्यूशन कैसा होता है भाई, वॉलंटरी पार्टनर के थ्रू, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, नोटिस दे दिया, या कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गया, या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की वजह से डिसोल्व हुआ। तो ये डिसोल्यूशन जो होता है फर्म का, ये वॉलंटरी भी हो सकता है, ये कंपल्सरी भी हो सकता है, ये कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है। बट हम बात करते हैं अगर सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, जब मैं कहता हूं ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, समझ लेना पार्टनरशिप डीड है वो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, इज ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या होता है, वॉलंटरी होता है, कभी भी कंपल्सरी नहीं होता, वॉलंटरी। जब मंथली मर्जी होगी किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तभी भाई पार्टनर एडमिट होगा, तभी, अब सारे पार्टनर एग्री है तभी पार्टनर एडमिट हो सकता है, सारे पार्टनर एग्री है तभी रिटायरमेंट हो सकता है, और या तो नोटिस नोटिस के थ्रू रिटायरमेंट होगा। तो दोस्तों जब हम डिसोल्यूशन करते हैं, जब हम पार्टनरशिप डीड खत्म करके नहीं बनाते हैं, तो वो जो डीड खत्म होती है वो वॉलंटरी खत्म होती है, सभी पार्टनर मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म कर दी जाए और नहीं बनाया जाए। ये कोई कंपलसरी और कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होता। बट डिसोल्यूशन जो फर्म का होता है वो कोर्ट के ऑर्डर और कोर्ट के ऑर्डर से भी या कंपलसरी से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। तो ये वॉलंटरी रहता है, ये वॉलंटरी, कंपलसरी और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर ये नजर आया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इधर बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का बिजनेस कम्स टू एन एंड, कम्स टू एन एंड। जब हम बात करते हैं फर्म डिसॉल्व हो गई तो मतलब बिजनेस खत्म, और जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब बिजनेस खत्म नहीं, बिजनेस चलता रहेगा। तो इसमें जब हम बात करते हैं फर्म डिसॉल्व हो गई तो बिजनेस खत्म हो जाता है, फर्म खत्म हो जाती है। इसमें जब बात करते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब पार्टनरशिप खत्म हुई है, फर्म खत्म नहीं है, फर्म चलते रहेगा। फर्म, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यू, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यू। क्लियर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इधर कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड। अरे दोस्तों जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी तो खत्म करनी पड़ेगी। जब हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है तो मेरा फर्म ही बंद हो रही है, तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट जो फर्म की है वो भी तो क्लोज करनी पड़ेगी। पर इस वाले केस के अंदर क्या फर्म बंद होती है, नहीं होती, तो बुक्स ऑफ अकाउंट चलती रहती है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म नॉट टू बी क्लोज, नॉट बी क्लोज, इसमें क्लोज करने की, ऐसे लिखो फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज, इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्म इसमें चलती रहती है, अकाउंट भी चलता रहेगा। ठीक है सर, डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस देखिए आप, अब जब फर्म बंद खत्म हो जाती है, जब फर्म खत्म हो जाती है तो एसेट को बेचकर अपनी लायबिलिटी को चुकाया जाता है। क्या होता है, एसेट को बेचकर लायबिलिटी को चुकाया जाता है। तो एसेट ऑफ द फर्म, एसेट ऑफ द फर्म, एसेट को बेचकर जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं रियलाइज्ड। एसेट ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड,
asset of the firm are realized and liability to be settled and liability to be settled. and if any amount liability to be settled के बाद लिखना and the balance amount if any and the balance amount if any and the balance amount if any distribute among the partner. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है, तो फर्म की सारी एसेट बेचकर सारी लायबिलिटी चुकाओ, और अगर कोई पैसा बच जाता है यानी बैलेंस अमाउंट इफ एनी, अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस। तो इसके अंदर ये करते हैं, पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एसेट को बेचते नहीं है, रिवैल्यूड करते हैं, जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन बनाते थे दोस्तों। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट में, डेथ में क्या बनाया, रिवैल्यूएशन। तो फिफ्थ पॉइंट में इसमें लिखेंगे एसेट आर रिवैल्यूड, बेचेंगे नहीं, एसेट की रिवैल्यू करेंगे, एंड लायबिलिटी आर रीअसेस्ड। याद है आपको, एसेट रिवैल्यू होती है और लायबिलिटी रीअसेस्ड होता है। एसेट की को बोलते हैं रिवैल्यूड और लायबिलिटी को रीअसेस कहते हैं। एंड एनी गेन, अगर कोई गेन होगा, एनी गेन या लॉस shall be distributed among the partner. पार्टनरशिप डीड के खत्म, जब जब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजमेंट आएगा, खत्म होकर नहीं बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उस केस के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम एसेट की रिवैल्यू और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं, और जो भी गेन और लॉस होता है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट जब फर्म क्लोज होती है, तो फर्म के केस के अंदर जब फर्म बंद हो जाती है तो रिवैल्यूएशन नहीं करते, अब एसेट को बेचो और लायबिलिटी को चुकाओ, और अगर कोई पैसा बच जाएगा तो पार्टनर को बांट दो। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुई, अगर मैं कह रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ, इज ऑल्सो मीन्स, तो साथ साथ इज ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप खुद सोचो, अगर फर्म ही नहीं रहेगी तो डीड का क्या करेंगे, इसका मतलब अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो समझ लो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई। भाई जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप किस काम की, भैया एसेट को बेचकर लायबिलिटी चुकाई जा रही है। अब डीड का क्या करेंगे, खत्म करो फर्म को, तो फर्म खत्म, तो साथ में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड भी खत्म हो जाएगी। बट इधर की बात करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व होगी। ठीक है सर, और ये 6 डिफरेंस आपको नजर आते हैं। इन 6 डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा गया क्योंकि पूछ सकता है कहीं पर भी, थ्योरी में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं, पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या भी देखते हैं। पहले यहां पर एक लाइन लिखेंगे, जनरली, जनरली टू इशू हैव टू, generally to issue have to resolve, have to be resolved at the time of dissolution।
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, दे आर, these are लिखना, these are, वो कहता है देखो हमारे पास ना जब हमारा डिसोल्यूशन हो रहा होता है ना फर्म का, तो दो इशू आते हैं, दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पहला कि हम अपने अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किया जाएगा, और दूसरा भी पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट, पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट, एक ही पेमेंट कैसे करें। दो इशू आते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पहला इशू है कि अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है, दूसरा इशू है कि फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट का पेमेंट किस तरीके से करना है। तो दोस्तों ये दो इशू कब आते हैं, जब हम डिसॉल्व करते हैं अपनी फर्म को। तो पहला इशू लेकर चलते हैं, फर्स्ट इशू लेकर चलते हैं पहले, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो अगर हमें डिसोल्यूशन करना है फर्म का, अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम अकाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम सीख रहे हैं। चलो जी देखो, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 48 बताता है हमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 48 हमें बताता है कि आपको किस तरीके से अपने अकाउंट को सेटल करना है। सबसे पहले हमारे को सेटल करने की वजह है, पहला अगर हमारा कोई लॉस हो जाए, क्या हो जाए, लॉस, तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस कैसे करा जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। सर लॉस का ट्रीटमेंट क्यों करेंगे, प्रॉफिट का क्यों नहीं कर रहे। सर प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं समझ में आएगा आपको, लॉस का ट्रीटमेंट समझो पहले। जब आप लॉस का ट्रीटमेंट समझ जाओगे तो प्रॉफिट का ऑलरेडी अपने आप समझ जाओगे। हम लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट का अपने आप हो जाता है। कैसे सर, देखो लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर हमारे को लॉस हो जाता है, जिस साल हम डिसॉल्व कर रहे हैं उस साल अगर हमारे को लॉस हो जाए, तो किस तरीके से कौन उस लॉस को बियर करेगा, तो किस तरीके से कैसे कैसे बियर होगा वो लॉस। तो मैं यहां लिख देता हूं लॉस, लॉस तो वो लॉस हो गया एक जो हमारा नॉर्मल बिजनेस लॉस होता है, एक लॉस इंक्लूड भी लिख रहा हूं, लॉस इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ अ कैपिटल, लॉस इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ अ कैपिटल, अगर कैपिटल में कमी पड़ रही है वो भी एक तरीके का लॉस माना जाएगा, वो इसमें इंक्लूड है, वही ट्रीटमेंट यहां पर होगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का मतलब डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। तो मैंने कहा एक तो वो लॉस जो नॉर्मल लॉस होता है बिजनेस का, एक अगर कैपिटल में कोई डिफिशियंसी अराइज हो रही है तो वो भी एक लॉस है, उसका भी ट्रीटमेंट सेम ऐसे ही होगा जैसे ये है। तो लॉस का ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, और इंक्लूड कर दिया गया है डिफिशियंसी ऑफ अ कैपिटल, अगर कैपिटल में कोई कमी आती है। सर कैसे कमी आएगी आगे जाके पता चलेगा, अभी मान के चलो अगर कैपिटल में कोई कमी आती है तो वो सभी ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा। कैसे होगा, पहला स्टेप, सबसे पहले इज पेड ऑफ, इज पेड ऑफ, इज पेड, लॉस को पे किया जाएगा। कैसे पे किया जाएगा, पहला पहले किस कौन पे करेगा इसको, फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बचा हुआ है पहले वहां से पैसा निकालो और इस लॉस को पे करो। अगर सर प्रॉफिट कैसे होगा सर, करंट ईयर में तो लॉस हुआ है, आप समझे नहीं, करंट ईयर में लॉस हुआ है ना दोस्तों, हो सकता है कि पहले से हमारा कुछ प्रॉफिट पड़ा हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, है ना। तो अगर आपके पास प्रॉफिट बचा हुआ है पहले का और आपको लॉस हो रखा है, चाहे वो डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल की वजह से हो या किसी वजह से हो, है ना, तो उस केस के अंदर सबसे पहले जो लॉस का रिकवरी होगा वो प्रॉफिट में से निकाल कर होगा। अगर मान लो मेरा लॉस हुआ 5 लाख रुपए का, मेरा लॉस कितने का हुआ, टोटल 5 लाख का, पर मेरा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है वो 1 लाख ही पड़ा है, तो अब बचा हुआ 4 लाख कहां से करा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट सारा यूटिलाइज हो गया लॉस को रिकवर करने के लिए, अब भी लॉस बच गया, देन उसके बाद हमारा सेकेंडली कहां जाएंगे हम, सेकेंडली लॉस को रिकवर करेंगे आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। अब पार्टनर अपनी कैपिटल से निकाल कर देंगे लॉस को,
भाई अगर कोई लॉस हो जाता है तो सबसे पहले कोई अगर प्रॉफिट बचा हो वहां से रिकवरी कर लो। प्रॉफिट खत्म हो गया, लॉस अभी बचा हुआ है, तो अब कैपिटल से निकालो पार्टनर की, कुछ तो होगी कैपिटल, वहां से फाइंड आउट करो, वहां से पैसे निकालो और दो। और अगर अभी भी बच जाता है तो लास्टली, अगर अभी भी लॉस बच जाता है तो अब पार्टनर विल बियर इंडिविजुअली, पार्टनर विल बियर पार्टनर विल बियर individually in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। वो कहता है कि अगर अगर भैया लॉस हो रहा है 5 लाख रुपए का, पहले आप 5 लाख के लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करो। प्रॉफिट में कमी पड़ रही है तो कैपिटल से निकालो पार्टनर की, कैपिटल भी पूरी नहीं हो पा रही तो अब पार्टनर इंडिविजुअली बियर करेंगे, जहां से भी लाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिनका जिस शेयर में जिस प्रॉफिट को जिस शेयर में बांटते थे उस शेयर में इस लॉस को अब बांटेंगे। तो अगर मान लो ये ट्रीटमेंट समझ में आई लॉस की, अगर लॉस हो जाता है तो पहले प्रॉफिट में से लॉस को रिकवर करा जाएगा, नहीं हो पा रहा तो सेकेंडली फिर कैपिटल में से निकाला जाएगा पार्टनर की, नहीं हो पा रहा फिर पार्टनर से इंडिविजुअली लिया जाएगा। अब वो घर से लेकर आए कहीं से भी लेकर आए, लेकर आओ और लॉस को रिकवर करवाओ। क्लियर। दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस सीख लिया तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। सर प्रॉफिट के केस में हमें कुछ सीखना थोड़ी ना है, क्योंकि प्रॉफिट के केस के अंदर हमें लेना नहीं देना होता है। अब समझिए, अगर मुझे इस साल लॉस हो गया तो इस लॉस को कहीं ना कहीं से रिकवर कराऊंगा। अब कहां से कराऊं, पहले प्रॉफिट से कराऊंगा, फिर कैपिटल से, फिर पार्टनर से इंडिविजुअली लूंगा अगर नहीं हुआ तो। ठीक है सर, इसके बाद भी नहीं हुआ तो लास्टली मतलब पार्टनर जितना बच गया आप सब पार्टनर लेकर आएंगे, इसके बाद कोई लास्ट नहीं होता। जितना लॉस बच जाएगा सब पार्टनर, मतलब 1 लाख यहां से ही कर हुआ, एक यहां से हुआ, अब कितने बच गए 3 लाख, तो 3 लाख पूरे पार्टनर लेकर आएगा। ठीक है। बट अगर मैं कहूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में लेना नहीं देना होता है, तो प्रॉफिट में सोचना क्या, पार्टनर का प्रॉफिट होता बांट दो। समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट की ट्रीटमेंट नहीं सोचते हम, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो गया तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी। यही तो करते हुए आया दोस्तों। क्लियर है या नहीं है। इसलिए लॉस का ट्रीटमेंट सीखते हैं, प्रॉफिट का नहीं। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता ही नहीं कुछ, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। चलो दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ, अब ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या है, लिखेंगे इसमें, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे अब लिखना एसेट को बेचकर, एसेट को सेल कर करके जो पैसा रियलाइज्ड होगा, एसेट को बेचकर जो पैसा रियलाइज्ड होगा उससे हम अपनी लायबिलिटी चुकाएंगे, उससे हम अपनी लायबिलिटी चुकाएंगे। एसेट को बेचकर जो पैसा रियलाइज्ड होगा हम उससे अपनी लायबिलिटी चुकाएंगे। तो पहले कौन सी लायबिलिटी पे करे, पहले पैसा किसको देना चाहिए फिर किसको देना चाहिए, यह बताएगा ट्रीटमेंट ऑफ एसेट। तो पहले इसकी लायबिलिटी, पहले किसकी लायबिलिटी को पे करे ये बताएगा ट्रीटमेंट ऑफ एसेट। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसेट हमें क्या बताएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट बताएगा कि जब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे जब अपनी एसेट को बेचकर अपनी लायबिलिटी चुकाओगे ना, तो वो लायबिलिटी पहले कौन सी चुकानी है, पहले किसको पे करोगे आप लायबिलिटी, कौन से पर्सन को पहले पे करना चाहिए, फिर कौन से पर्सन को, फिर कौन से पर्सन को। दैट द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एसेट। तो पहला, फर्स्टली आपको सबसे पहले पे करना है बाहर वालों को, फर्स्टली आपको सबसे पहले पे करना है बाहर वालों को। फर्स्टली बाहर वालों को कौन, बाहर वालों को सबसे पहले पे करो, बाहर वालों को, मतलब इन पेइंग फर्म डेप्ट,
टू दी थर्ड पार्टी, बाहर वाले कौन है, टू दी थर्ड पार्टी। बाहर वालों को पे करो, बाहर वाला इन द सेंस जैसे कि आपने किसी क्रेडिटर से पैसा लिया, ले रखा है, वो आपकी लायबिलिटी, पहले इनको पे होना चाहिए। आपने बैंक से लोन ले रखा है तो पहले बैंक वाले को पे होगा। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो पहले वो होगा। आपके पास बीपी है तो पहले ये हो गया बाहर वाले पर्सन। जिन जो ये अंदर वाले पर्सन कौन होते हैं, पार्टनर। ये थर्ड पार्टी होती है। सेकंड पार्टी कौन होती है, पार्टनर। और फर्स्ट पार्टी कौन हो गया, बिजनेस। तो बिजनेस हमारी फर्स्ट पार्टी होती है, पार्टनर हमारी सेकंड पार्टी होती है, और थर्ड हमारी थर्ड पार्टी जो होती है क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक्स वगैरह ना, ये थर्ड पार्टी होती है। तो क्रेडिटर किसी बाहर वाले से लिया होगा थर्ड पार्टी से, बैंक हमारा थर्ड पार्टी है, क्योंकि सेकंड पार्टी तो पार्टनर हो गए, फर्स्ट पार्टी बिजनेस है खुद। तो पहले हम बाहर वालों को पे करेंगे, और अगर आप एसेट को बेचकर जो पैसा बच जाएगा उससे पहले बाहर वालों को पे करो। बैंक का लोन दे दो, क्रेडिटर दे दो, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पे कर दो, बिल पेबल है तो वो पे कर दो। अगर कोई पैसा बच गया, अगर पैसा बच जाता है तो फिर सेकेंडली, अगर कोई पैसा बच जाता है तो सेकेंडली फिर हम क्या करेंगे, सेकेंडली हम करेंगे उन पार्टनर को पैसा देंगे जिन पार्टनर ने लोन दे रखा था बिजनेस को। सेकेंडली उन पार्टनर को पैसा देना है, उन पार्टनर को पैसा देंगे जिन्होंने फर्म को लोन या फिर एडवांसेस दिया हुआ है। अब ये बाहर वाली पार्टी तो नहीं है दोस्तों। बैंक लोन दे अगर फर्म को तो ये थर्ड पार्टी हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है एक पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है। भाई हमारे बिजनेस में हम दो पार्टनर है, भाई बिजनेस को पैसे की जरूरत थी तो आपने कहा चलो कोई नहीं, आप अपने घर से 1 लाख रुपए लाकर आपने फर्म को लोन के तौर पे दिया। मैंने भी 1 लाख रुपए लाकर फर्म को लोन के तौर पे दिया। पहला चैप्टर याद करो, वहां पर बताया था पार्टनर टू लोन। पार्टनर कभी कभी होता है कि फर्म से लोन ले लेता है या फर्म को लोन दे देता है। समझ में आ रहा है? तो अगर पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था या एडवांसेस की तौर पे कह सकते हो वो दे रखा था, तो उस केस के अंदर पहले फिर उसको पे किया जाएगा सेकंड में। पहले किसको पे किया जाएगा, बाहर वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को। फिर सेकंडली किसको पे किया जाएगा, उन पार्टनर को जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर फर्म को लोन दे रखा था तो उसको पे किया जाएगा। और अगर फिर भी कोई पैसा बच जाए तो फिर जो पैसा बच जाएगा थर्डली, अगर फिर कोई पैसा बच जाएगा दोस्तों उस केस के अंदर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करा जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल जो ड्यू है बिजनेस में, उसका पेमेंट होगा। भाई आप और मैं बिजनेस के पार्टनर है, तो एसेट को बेचकर 20 लाख रुपए रियलाइज हुआ। ठीक है, एसेट को बेचकर कितना रियलाइज हुआ, 20 लाख रुपए। आपकी कैपिटल 2.5 लाख है, मेरी कैपिटल 2.5 लाख है। आपने बिजनेस को 2 लाख का लोन दे रखा है, मैंने बिजनेस को 2 लाख का लोन दे रखा है। एक बैंक से भी लोन लिया था बिजनेस ने 5 लाख का। तो सबसे पहले क्या करूंगा 20 लाख में, सबसे पहले उस 20 लाख में अगर मेरा एसेट को रियलाइज करके 20 लाख रुपए आया, एसेट को रियलाइज करके 20 लाख रुपए आया, तो बैंक को कितना लोन, बैंक से कितना लोन लिया था आपने, बैंक लोन लिया था 5 लाख का, पहले ये पे कर दो, खत्म। और कोई नहीं था, क्रेडिटर वगैरह कुछ नहीं था, एक ही आउटसाइड लायबिलिटी थी, बैंक लोन। इसके बाद पार्टनर ने जो लोन दिया था, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन आपने दिया था। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो ए ने दिया था भैया 2 लाख रुपए, बी ने दिया था 2 लाख रुपए, इनको भी पे कर दो। तो कितना पैसा बच गया आप, भाई 20 में से 5 तो दे दिया बैंक लोन का, फिर दो पार्टनर जो लोन दिया था वो दिया 4, तो बच गया भैया 11 लाख। अब रिमेनिंग मेरा 11 लाख बच गया। अब पार्टनर की कैपिटल को पे करो, पार्टनर की कैपिटल। अब भाई ए की कैपिटल और बी की कैपिटल मिलाकर देखे तो इसकी 2.5 लाख कैपिटल है और इसकी 2.5 लाख कैपिटल है, दोनों के 2.5 लाख है। तो 2.5 कितना हो गया 5, पहले इनको भी पे कर दो। जब इनको पे कर दोगे तो 11 में से 2.5 और चले गए, तो कितना बच गया 6 लाख रुपए। अब जो पैसा बच गया ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस। ये पार्टनर का तो है भाई, एसेट बेचकर हमारा पैसा सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद भी बच गया तो पार्टनर में बांट दो। ये पार्टनर का फायदा हुआ बिजनेस बंद करने पे, ठीक है नहीं। फोर्थ, अगर कोई पैसा बच जाता है, अगर कोई पैसा
बच जाता है एसेट को रियलाइज करने पर, अगर कोई पैसा बच जाता है सारी लायबिलिटी पे करने के बाद, सारी लायबिलिटी पे करने के बाद, देन रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग। दोस्तों अगर कोई पैसा बच जाएगा फिर भी सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद, तो पार्टनर में बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आया? तो पहले किसको पे होगा? बाहर वालों को, फिर वो पार्टनर जिन्होंने लोन दिया था, फिर उनका कैपिटल जो ड्यू है फिर वो पे होगा, और पैसा बच जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर। दैट द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये होता है दोस्तों सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। क्लियर है या नहीं है? अब ट्रीटमेंट ऑफ एसेट हो गया, क्या ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी सीखना है? अरे वही तो पे कर रहे हैं। एसेट का ट्रीटमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या बताया मैंने? एसेट को बेचकर जो पैसा रियलाइज होगा उससे किस किस की लायबिलिटी कैसे चुकाई जाएगी, यही तो मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ एसेट का। समझ में आया? क्लियर हो गया? आओ एक दो एग्जांपल आपको देता हूं, वो करके दिखाइए मुझे। ठीक है, एक दो एग्जांपल सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। देखो मैं लिख नहीं रहा, बस आप सुनना। मैं कह रहा हूं कि देखो तीन पार्टनर थे, ए बी सी। अब इनकी जो फर्म थी एबीसी लिमिटेड, ये फर्म होगी डिजोल्व। बस ऐसे सुनेंगे, मैं थोड़ा विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं। डिजोल्व हो गई फर्म थी, ये होगी डिजोल्व। ठीक है, अब ए ने लोन दिया था बिजनेस को, लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया था इसने 1 लाख रुपए का। एक मिनट, सुनना भाई, ध्यान से सुनना। लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया था एक ने 1 लाख रुपए। बी और सी ने कोई लोन नहीं दिया था, इनकी कैपिटल ड्यू थी। कैपिटल तो एक ही भी ड्यू थी, कैपिटल तो किसकी ड्यू थी? एक ही भी ड्यू थी, ये कुछ कैपिटल इनकी ड्यू थी। अब फर्म के डिसॉल्व होने के बाद ए ने डिमांड करी, ए ने डिमांड करी कि पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए, पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए कैपिटल से, कैपिटल से पहले, कैपिटल से पहले मुझे पैसा मिलना चाहिए। सही बोला इसे गलत बोला? ये कह रहे हैं बी और सी नहीं, कैपिटल पहले पे करो, पे करो पार्टनर लोन से पहले, कैपिटल पहले पे करो पार्टनर लोन से पहले। तो बताओ कौन ठीक कह रहा है दोस्तों? आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई तीन पार्टनर है, एबीसी तीन इनकी फर्म है, ए ने लोन दे रखा था फर्म को, बी और सी एबीसी की कैपिटल भी है, तो बी और सी ये डिमांड करने लगे कि नहीं पहले कैपिटल पेमेंट होनी चाहिए फिर पार्टनर का लोन होगा। जिस पार्टनर ने लोन दिया था वो कह रहा है नहीं पहले पार्टनर लोन होना चाहिए फिर कैपिटल का पेमेंट होना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 48 क्या कहता है? पहले पार्टनर का लोन का पेमेंट होगा। अभी थर्ड पार्टी यहां पर कोई आई नहीं, तो पहले पार्टनर का लोन पेमेंट होगा। तो कोस की डिमांड करेक्ट है भाई, ये जो है वो करेक्ट है और ये गलत है, इनकी डिमांड करना गलत है। तो सेक्शन 48 क्या कहता है? पहले किसको मिलेगा? वो पार्टनर जिनको लोन दिया है, और फिर जाकर किसको मिलेगा? जिस पार्टनर ने कैपिटल लगाई है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? ठीक, लो एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई देखो एक्स वाई और जेड, एक्स ने लोन दिया था, लोन टू फर्म, एक्स ने लोन दिया था फर्म को, ठीक है ना? मिस्टर एक्स लोन टू फर्म, इन्होंने लोन दिया फर्म को 1 लाख रुपए का। अब ठीक है, अब मिस्टर वाई ने भी लोन दिया है, मिस्टर वाई लोन टू फर्म, मिस्टर वाई ने भी लोन दिया है फर्म को 2 लाख रुपए का। अब मैं बड़ा सुनना, मिस्टर जेड की वाइफ ने, मिसिस जेड, ध्यान सुनेंगे, मिसिस जेड ने लोन दिया है फर्म को 3 लाख रुपए का, 3 लाख का नहीं 50,000 रुपए का। फिर आप कहोगे ज्यादा है तो ज्यादा देना चाहिए, कौन सा भूल जाओगे?
50,000 का लोन दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि पहले किसका लोन पेमेंट करा जाएगा, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, या मिसिस जेड का? पहले किसके लोन की पेमेंट होगी? विच लाइबिलिटी शुड बी पेड फर्स्ट? विच लाइबिलिटी शुड बी पेड फर्स्ट? पहले कौन सी लाइबिलिटी पे की जाएगी? तो पहले समझिए आप, एक्स पार्टनर है, अगर एक्स लोन देगा पार्टनर को तो ये सेकंड में फुल कर रहा है। वाई एक पार्टनर है, वाई अगर लोन दे रहा है, वाई ने लोन दिया है अगर फर्म को, तो ये भी सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, सेकंड वाले में। बट जेड एक पार्टनर है, पर जेड की वाइफ एक आउटसाइडर है। जेड तो पार्टनर है दोस्तों, पर जेड की वाइफ आउटसाइडर है। आप समझ रहे हो? ये ऐसे कंफ्यूज करके देखा, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होगा मिसिस ए लोन, मिसिस एक्स लोन, मिसिस वाई लोन, तो वो जो पार्टनर की वाइफ होती है दोस्तों, वो आउटसाइडर मानी जाती है, वो थोड़ी ना है पार्टनर बिजनेस के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? मिस्टर ए बिजनेस के पार्टनर है, पर मिस्टर ए की जो वाइफ है वो बिजनेस की पार्टनर नहीं है। अगर वो अपने पैसे लोन दे फर्म को तो वो आउटसाइड लोन माना जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाएगी। तो पहले किसको पेमेंट होगी? मिसिस जेड लोन की पेमेंट होगी। ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिसिस जेड लोन की पेमेंट करेंगे फर्स्टली, और फिर सेकेंडली किसकी पेमेंट होगी? मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर थे, और मिस्टर वाई के लोन की पेमेंट होगी सेकंड में। ये हमारा आउटसाइड लायबिलिटी है दोस्तों। क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी। तो समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि पार्टनर होता है मिस्टर ए, पर मिसिस ए करके लोन दिया, तो मिसिस ए वो पार्टनर नहीं है दोस्तों, वो क्या है? आउटसाइड। वो पहले उसको पेमेंट होगी और फिर जाकर जो पार्टनर ने दिया उसको पेमेंट होगी। क्लियर है नहीं है? समझ में आई चीजें? ठीक। होपफुल आपको अब समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे हमें पेमेंट करनी है। ये याद रखिएगा, ठीक है? मिसिस ए, मिसिस वाई, मिसिस एक्स, ये है आउटसाइड पर्सन, ये पार्टनर नहीं है फर्म के। ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिसिस ए होती है वो फर्म की पार्टनर होती है, और मिस्टर ए ने लोन दिया होता है। आप समझ लीजिए, जो पार्टनर है उसका वाइफ और हस्बैंड, उसके मान लो वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड उसका क्या हो गया? आउटसाइडर। और अगर हस्बैंड पार्टनर है तो वाइफ क्या होगी? आउटसाइडर। क्लियर है नहीं है? ठीक। तो सेकंड, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से अकाउंट का सेटलमेंट होगा। अब दूसरा, पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। पहले समझते हैं कि फर्म डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट क्या होता है। तो बी पॉइंट हमारा है पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। देखिए सर, जब फर्म किसी बाहर वाले से लोन लेती है, जब फर्म किसी बाहर वाले से लोन लेती है, उसको हम फर्म डेब्ट कहते हैं। डेब्ट मींस लोन, लिया गया पैसा, उधार लिया गया। डेब्ट का मतलब क्या? उधार, जो लिया जा रहा है। कहां से? बाहर वालों से। तो कभी फर्म जब बाहर वालों से उधार लेती है तो उसको हम कहते हैं फर्म डेब्ट। और जब पार्टनर पर्सनली बाहर वालों से पैसा लेते हैं, पर्सनली, फर्म के नाम पे नहीं, अपने नाम पे, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट डेब्ट। दोबारा समझिए, जब फर्म डेब्ट, लिख देता हूं, डेब्ट विच द फर्म ओन्स, विच द फर्म ओन्स, ओन्स मतलब उधार लेना, टू आउटसाइडर, as known as firm debt, as known as firm। अगर कोई फर्म ने किसी आउटसाइडर से क्या लिया? डेप्ट ले रखा है, उधार ले रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म डेप्ट कहेंगे। क्लियर है नहीं है? सेम एज इट इज, इसका बी पार्ट लिखेंगे, डेप्ट टेकन बाय पार्टनर, डेप्ट टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम आउटसाइडर, debt taken by partner from outsider for personal use, for personal use is known as
प्राइवेट डेब्ट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इज नोन एज प्राइवेट डेब्ट। डिफरेंस समझ में आया? अगर कभी फर्म, इसको भी चेंज कर दूं, डेब्ट टेकन बाय फर्म फ्रॉम आउटसाइडर, ये भी ऐसा हो जाएगा, डेब्ट टेकन बाय फर्म फ्रॉम आउटसाइडर, फ्रॉम आउटसाइडर एज नोन एज फर्म डेब्ट। तो अगर फर्म किसी बाहर वाले से पैसा ले रही है अपने फर्म के यूज के लिए, फर्म लेगी तो फर्म के यूज के लिए लेगी, तो वो फर्म डेट माना जाएगा। और अगर जो पैसा लिया जा रहा है पार्टनर द्वारा फर्म के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या माना जाएगा? प्राइवेट डेब्ट माना जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? कौन किसका पेमेंट करेगा? तो लिखना, फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी अप्लाई, फॉलोइंग प्रोविजन shall be apply, following provision shall be apply in case of firm debt, firm and private debt। तो नीचे दिए गए प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा फर्म और प्राइवेट डेब्ट के केस के अंदर। लो भाई, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। देखो, अगर फर्म की लायबिलिटी होगी तो फर्म की प्रॉपर्टी ही लायबल होगी उसके लिए। फर्म प्रॉपर्टी shall be liable for payment of firm debt। ऑब्वियस सी बात है यार, पैसा किसने लिया? फर्म ने। किससे लिया? आउटसाइडर से। तो पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी। कहां से करेगी? अपनी फर्म की प्रॉपर्टी से पे करेगी। तो फर्म के डेब्ट फर्म की प्रॉपर्टी से पे कर जाएंगे, तो फर्म की प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी फर्म के डेब्ट पे करने के लिए। बट ये केस के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट है, पार्टनर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उनका पेमेंट किया जाएगा। ऑब्वियस बात है, बड़ा सिंपल है भाई। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लोन लोगे तो आप ही तो पे करोगे, और अगर फर्म लेगा तो फर्म पे करेगा। ठीक है जी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी of partner shall be liable for payment of private debt। बस, पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट। ठीक है सर। और आपको पता है कि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म की लायबिलिटी पे नहीं कर पाते तो पार्टनर अपने घर से लेकर आते हैं पैसा। तो यहां पे लिख दूं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पार्टनर की है उसमें पार्टनर के डेब्ट तो पूरे पेमेंट करने के लिए लायबल है, साथ में अगर नीड पड़ी, इफ एनी नीड देन फर्म लायबिलिटी शुड बी पेड बाय पार्टनर प्रॉपर्टी। इफ एनी नीड देन फर्म लायबिलिटी शुड बी पेड बाय पेबल बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। अरे मेरी बात सुनिए ध्यान से सर, मैंने आपसे कहा था देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पार्टनर की घर की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको बेचकर एक तो उसके प्राइवेट डेब्ट चुकाए जाएंगे, और अगर कोई पैसा बच जाता है और फर्म को उसकी नीड है, क्योंकि पार्टनर कहां काम कर रहे थे? फर्म में। फर्म अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पा रही, तो फर्म नहीं लायबिलिटी चुका पाती तो फर्म का जो पार्टनर होते हैं वो अपने घर से लेकर आते हैं, तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पार्टनर की वो दो जगह यूज होती है। पहला, एक तो खुद के पर्सनल डेब्ट के लिए होती है, और दूसरा पार्टनर की, अगर पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए भी यूज होती है, फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए। अगर फर्म अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा एसेट को बेचकर, एसेट थी 10 लाख को, बेचकर आया 7 लाख रुपए और लायबिलिटी पे करनी है 10 लाख रुपए, तो 3 लाख की लायबिलिटी पे नहीं कर पाया फर्म, तो उस 3 लाख की लायबिलिटी कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेंगे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर। तो पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर उनके प्राइवेट डेब्ट पे किया जाएंगे, और अगर पैसा बच जाता है फिर आएंगे यहां पर। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि 10 लाख की एसेट थी, बेचकर आया 7 लाख रुपए, ठीक। लायबिलिटी है 8 लाख रुपए की, लायबिलिटी है मान लो 10 लाख की, तो 7 लाख पे कर दिया, अभी भी कितनी लायबिलिटी बच गई पे करने को? 3 लाख की। अब ये 3 लाख रुपए कौन पे करेगा? पार्टनर अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेंगे। जब पार्टनर आपकी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो पहले उनके पर्सनल डेब्ट पे होंगे। तो पार्टनर ने अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची, उसमें आया 3 लाख रुपए, उसने इस 3 लाख में से 1 लाख रुपए पे कर दिया अपने प्राइवेट डेब्ट, अब बच गया 2 लाख रुपए, और फर्म की लायबिलिटी कितनी? 3 लाख, तो 2 ही लाख देगा। जो 1 लाख रुपए फर्म की लायबिलिटी है वो भूल जाओ भाई, अब नहीं मिलेगा आपको कुछ। समझ में आया पूरा कहानी? दोबारा समझ लेते हैं। एसेट बेची 7 लाख की,
लायबिलिटी कितनी है 10 लाख की, कितनी और मनी बच गई 3 लाख रुपए, इतना और देना है। ये कौन देगा, पार्टनर देंगे और प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच कर देंगे। पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची, सेल करके कितना आया 3 लाख रुपए। क्या डायरेक्ट पे कर दूं, नहीं, पर्सनल डेप्ट जो थे इसके 1 लाख थे, पे कर दिया, अब कितने बच गए 2 लाख। अब ये 2 लाख इससे पे करेंगे, अभी भी कितना बच गया 1 लाख। ये कहेंगे भूल जाओ भाई, अब नहीं हमारे पे पैसा। भाई पार्टनर अपने घर भेज दिया, तब भी आप लाइबिलिटी नहीं चुका पाए, तो 1 लाख रुपए बच गया, वो खत्म हो गया। अब फर्म खत्म तो सब कुछ खत्म, भूल जाओ ये लाइबिलिटी। इंसॉल्वेंट मत सब मान लो, अब कुछ नहीं आया पैसा। अब ये 1 लाख रुपए जिसको देना था वो नहीं मिलेगा उसको, उनको हो गया लॉस। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आज की क्लास क्लियर है। तो आज की क्लास के अंदर भले ही छोटी थी पर आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरा आज की क्लास का मेन मोटिव था कि मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूं आपको। तो थ्योरी मैंने आज की क्लास में आपको कंप्लीट करा दी दोस्तों। ये रही, मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस, फर्म डेप्ट क्या होता है और प्राइवेट डेप्ट क्या होता है ना। मैंने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आपको सिखाया और दोनों में डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और फर्म के बीच में। अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, जब हम सारी जनरल एंट्री सीख लेंगे ना, फिर एक दिन रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा और उस दिन कंसेप्ट खत्म, फिर क्वेश्चन रह गए। इसमें ज्यादा टाइम ही लगेगा, पर जनरल एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जनरल एंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और वो डिसोल्यूशन का, और खत्म करेंगे सर जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।